हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, हम सभी जो है बिहार माध्यमिक शिक्षक परीक्षा जो संपन्न हुई थी 9/12/2023 को, ठीक है, 6 to 8 की है ये। भाषा सामान्य अध्ययन एवं हिंदी। तो भाषा से संबंधित जो प्रश्न थे उन्हें हम सभी पिछली क्लास में देख चुके हैं। भाषा से संबंधित जो प्रश्न थे उन्हें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस 3 पार्टों में है ये जो पेपर है हमारा, ये जो है 3 पार्टों में है। जो पहला भाग है, इसका भाग जो पहला है वो भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, ठीक है। और जो दूसरा भाग है हमारा भाषा से संबंधित है पहला, जो 30 प्रश्न आते हैं, जिनमें से कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। 8 प्रश्न जो है इंग्लिश के होते हैं और बाकी जो है हिंदी से संबंधित होते हैं। इन 30 प्रश्नों में पासिंग मार्क की जो है क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और बाकी ये जो है दूसरा है सामान्य अध्ययन। दूसरा भाग हमारा क्या है? सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन जीके जीएस से संबंधित जो होता है ये 40 नंबर का होता है। 40 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो भाग 3 है, तीसरा भाग जो हमारा है वो सब्जेक्ट से संबंधित होता है, यानी कि जिसका हिंदी है उसका हिंदी, जिसका संस्कृत है संस्कृत, इंग्लिश है ना, समाजशास्त्र, तो सब्जेक्ट से संबंधित होता है। और इसका जो ये अंक निर्धारित है, ये टोटल 80 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 80 प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से सभी परिचित है इससे। हम जो है ये हमारा जो पेपर है ये जो है 3 भागों में है। भाषा जो क्वालिफाई करना है ना, और सामान्य अध्ययन और हिंदी मतलब सब्जेक्ट का, है ना। तो जिनका हिंदी है ये उनके लिए लाभदायक है, और जिनका हिंदी नहीं है, जैसे सामान्य हिंदी के अंतर्गत आती है जो सबके लिए है, जो जिसमें जो है पास करना ज़रूरी होता है हम सभी को, तो वो विद्यार्थी भी देख सकते हैं, इस क्लास से लाभ उठा सकते हैं। तो जिनका सब्जेक्ट है हिंदी, हम सभी 80 प्रश्नों को करने चल रहे हैं। 80 प्रश्न जो सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास में सॉल्व करने हम सभी चल रहे हैं। और भाषा से संबंधित जो प्रश्न बने थे वो पिछली क्लास में हो चुकी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ सारी क्लासेज क्रम से हैं, आप चाहे तो ज्वाइन करके उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी देखेंगे अपना जो है भाग 3 पार्ट 3 हिंदी देखेंगे। ये सारे प्रश्न हम सभी कल कर लिए थे, मतलब पिछली क्लासेज में हम सभी कर लिए थे। ये दूसरा भाग आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन से संबंधित है ना। तो तीसरा भाग है हमारा हिंदी से संबंधित है, तो हमें इसी को करना है। 71 नंबर से है ना, 71 से है। तो ये जो भाग 3 हिंदी है, जिनका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो विशेष ध्यान देंगे। और इसका जो प्रश्न है हम सभी देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए जो है इन्हें छोटा करना पड़ रहा है जिससे पूरा आ जाए, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे जो है इस तरह से करना पड़ रहा है। बाकी अभी जो है ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। 71 नंबर का प्रश्न है, इसे इसी तरह देख लेते हैं जिससे पूरा एक में आ जाए। और इसके बाद देखते हैं हम सभी प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पुस्तक है, उनके लेखक के साथ उन्हें बताना है। तो ऑप्शन ए है, पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। बी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सी है उत्तरी भारत की संत परंपरा। डी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ई है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो ये जो हमारा है इसमें हम सभी को बताना है कि कौन किसकी पुस्तक है। तो हम सभी सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, जो है इसे छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा आ जाए इसी में आंसर और वो सब, पुस्तक का नाम भी प्रश्न भी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो भूमिका है हिंदी साहित्य की, ये हमारी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो जो ए का है वो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी बना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे यहाँ कर लेते हैं। 2 हो गया हमारा। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का 2 हो गया। अब जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तो ये 4 में है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 4 हो गए, तो हम 4 लिख लेते हैं यहाँ। इसके बाद देखते हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का
बच्चन सिंह का देखते हैं। इसमें तीसरा देखते हैं उत्तर भारत की संत परंपरा, 2 तो हो गया, उत्तरी भारत की संत परंपरा सी। तो उत्तर भारत की जो संत परंपरा है, उत्तर भारत की संत परंपरा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का है। क्या है? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का है। ठीक है, तो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी 1 में है, तो यहाँ 1 हम लिख लेंगे। इसके बाद तीसरा देखते हैं, इसके बाद इसमें देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये बच्चन जी हैं, यहाँ जो है 3 कर लेते हैं, बच्चन सिंह हैं। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त हैं, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 2, इसके बाद हम सभी देखते हैं 2, 5, 1, 2, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5। इसे देखेंगे हम सभी, 2, 4, 1, 3, 5 किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है। ठीक है, 2, 4 ये ऑप्शन 2 में है। हम सभी जो बनाए थे वो किस में है? 2 में है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बार फिर से हम सभी कर लेते हैं, क्योंकि पेपर को सॉल्व करना ही हम सबका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसमें जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न अगर दोबारा कभी आ जाए, दिख जाए, तो वो गलत ना होनी पाए, इसलिए हमें इन्हें याद भी करते चलना है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। और उत्तर भारत की संत परंपरा ये आचार्य जो है परशुराम चतुर्वेदी जी का है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये कौन है? बच्चन जी हैं, है ना, बच्चन सिंह हैं। ठीक है, और गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतना देख लिया। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 71 हो गया। अब 72 नंबर पे चलेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा। आगे देखेंगे 72 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तीसरा है, क्षमा चाहूँगी, एक इसमें इस तरह से ABC नहीं, 1, 2, 3 करके दिया गया है। ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग यहाँ अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पेपर में जो है हम सभी को नया सा नहीं दिखेगा, हम लोगों की हैबिट बनी रहेगी। तो जो 72 नंबर का प्रश्न है, 72 प्रश्न संख्या 72 है, इसका जो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने? तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा 72 का। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। इसमें मुख्य विषयों को बताना, ये भी प्रश्न हमारा थोड़ा सा बड़ा है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय ऑप्शन है राजनीतिक द्वंद्व, 2 है वयः संधि, 3 है पुरुष परीक्षा, 4 है अनमेल विवाह, 5 है बाल विवाह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 4 और 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 73 नंबर का प्रश्न है, 73 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये 73 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा 1 सही हो जाएगा। केवल 1 और 2, राजनीतिक द्वंद्व और वयः संधि, राजनीतिक द्वंद्व और वयः संधि। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है? निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन 1 है मराठी, 2 है बिहारी हिंदी, 3 है सिंधी, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 74 नंबर का प्रश्न है, क्या है? 74 नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधी। क्या हो जाएगा? सिंधी, क्योंकि ब्राह्मण पूछा है ना, ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, तो किसका हुआ है? सिंधी का हुआ है। जो है सिंधी भाषा का
विकास जो है ब्राचड़ अपभ्रंश बोली से माना जाता है। सिंधी भाषा सिंध प्रदेश की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। किसकी है? सिंध प्रदेश की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका संबंध पैसाची नाम की प्राकृत और ब्राचड़ की अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर का प्रश्न हम सभी देखते हैं। विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है? है ना, रीतिकाल से संबंधित कौन सा सत्य नहीं? ऑप्शन ए है रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो सत्य है। आचार्य अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा, श्रृंगाल काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। तो जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। हमारा 75 का करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। 75 का करेक्ट आंसर हमारा, हम सभी प्रश्नों को फिर से देखते हैं। विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है। कौन सा सत्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं। थोड़ा कम प्रश्न होंगे लेकिन जो होंगे बिल्कुल व्यवस्थित होंगे, शुद्ध होंगे। विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो जो 75 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सत्य नहीं है पूछा गया और सभी सत्य हैं। सभी क्या हैं? सत्य हैं। ये प्रश्न ध्यान देना है, सभी सत्य हैं, इसमें सत्य नहीं है पूछा गया है। तो इसलिए जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग किससे हुआ है? काव्य शास्त्र से हुआ। अगर ये पूछा जाए किससे हुआ है तो काव्य शास्त्र से हुआ है। ठीक है, काव्य रीति या काव्य रीति। और आगे देखेंगे 76 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम सभी। गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर के साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ऑप्शन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। 5वां है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम एक बार प्रश्न पे फिर से चलते हैं कि हमारा जो प्रश्न है, ये प्रश्न बना था विद्वानों गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर के साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन है? तो जो 76 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहने वाले और साहित्य को बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन है? शुक्ल जी हैं। और अगर पूछा है रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है, तो नाथों की संख्या जो है 9 मानी है। नाथों की संख्या शुक्ल ने कितनी मानी है? तो नाथों की संख्या 9 मानी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम सभी 77 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 76 नंबर का प्रश्न हो गया है हमारा। 77 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखेंगे। हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह तथा छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह और छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नरपति नाल, है ना, इनकी रचना विश्व देवरासो है। अमीर खुसरो, दूसरा अमीर खुसरो है। तीसरा है दलपति विजय, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 77 नंबर का प्रश्न है हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका 5 हो जाएगा। 78 नंबर का जो प्रश्न है ये हम देखते हैं। हिंदी साहित्य में छप्पयों का राजा जो है चंचल होय थे। छप्पयों का राजा कौन थे? चंचल होय। चंचल होय को माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 76 नंबर का 76 नहीं 77, 76 हो गया, 77 हो गया। 78 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। संत काव्यधारा में सबसे शिक्षित संत कौन थे? सबसे शिक्षित थे। ऑप्शन ए है कबीर, 2 है रैदास, 3 है सुंदरदास, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे नाम के अकॉर्डिंग सुंदर भी थे ये, और सबसे सुशिक्षित भी थे। कौन? सुंदरदास थे। तो इसका 78 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सुंदरदास। और जो सुंदरदास थे ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। सुंदरदास किसके थे? दादू दयाल। दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में से क्या थे? एक थे। और अद्वैत वेदांती और संत कवियों में सबसे शिक्षित सुंदरदास थे। सुंदरदास भक्तिकाल में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। किसके हैं? भक्तिकाल ज्ञानाश्रय शाखा के
जो है प्रमुख कवि हैं। वे निर्गुण भक्त कवियों में सबसे अधिक शांत, निष्णात और सुशिक्षित संत कवि थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न और काव्य कला निपुण कवि के रूप में सुंदरदास का हिंदी संत काव्यधारा के कवियों में विशिष्ट स्थान है। कहने का मतलब सुंदरदास अपने नाम के अकॉर्डिंग सुंदर भी थे और जो है सबसे सुशिक्षित भी थे, मतलब ठीक है, पढ़े लिखे भी थे। अगला देखते हैं 79 नंबर का जो प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शन 1 है रामचंद्र शुक्ल, 2 है गारसा दत्तासी, 3 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 79 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 79 नंबर का जो प्रश्न है ये है हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसायन से किसने मानी है? तो रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से मानी है, रसायन से मानी है। और उदय नारायण तिवारी ने रासक शब्द से रासों का उद्भव माना है। उदय नारायण तिवारी ने क्या माना है? रासक से जो है रासों की रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। किससे? रासक से मानी है। ठीक है, और बीसल देव रासों में रास और रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? काव्य का प्रयोग, काव्य के लिए प्रयोग हुआ है। बीसल देव रासो जो रचना है ना, ये रास बीसल देव रासों में रास और रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के लिए हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं जो 80 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन 1 है अर्चना आराधना अणिमा गीतिका, 2 है आराधना अणिमा अर्चना गीतिका, 3 है गीतिका अणिमा अर्चना आराधना, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 80 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखते हैं तो देखेंगे इसमें जो गीतिका 36 है, यानी कि 1936। ठीक है, और अणिमा जो है 43 है, और अर्चना जो है 50 है। ठीक है, और आराधना जो है 53 है, आराधना 53 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है गीतिका 36 है। सबसे पहले कौन सा है? गीतिका। गीतिका 36 हो गई है ना, गीतिका हमारी 36 हो गई। अब गीतिका के बाद हम अणिमा को देखेंगे। अणिमा का कितनी है? 43 है। तो अणिमा किस में है? अणिमा इसी में है, तो इसका मतलब यही सही हो गया। अर्चना जो है कितना है? 50 है, और आराधना कितना है? 53 है। आराधना 53, अर्चना 50, अर्चना 50 है, आराधना 53 है। ठीक है, गीतिका 36 है और अणिमा कितनी है? अणिमा जो है 43 है ना, 43। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। 80 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्देश 81 से 85 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। ये आचरण की सभ्यता है, पढ़ लेते हैं। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघट्टु धवल पत्रों वाला है। और सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी सूर्य के भीतर है। मृदु वचन की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। मनुष्य के जीवन पर इस मौन व्याख्यान का प्रभाव क्षणिक अथवा स्वल्प जीवी नहीं है, अपितु क्या है? सनातन है, मतलब स्टार्टिंग से ही होता चला रहा है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय इस समय तो अति सुंदर मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने, आगे देखते हैं, पैसेज है ये, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक कण समुद्र में डुबो करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसे जादूगर क्षण भर में हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। ठीक है, पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, नील पिंगल संध्या बन गई, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण की सुंदर रूप से पूर्ण दर्शन नहीं हुई है। कहीं कहीं उसकी छटा अवश्य दिखाई देती है। तो गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक इसमें पूछा गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। आचरण की सभ्यता, सभ्यता की भाषा 2 है, तीसरा है सभ्यता का रोग 3 है, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आचरण की सभ्यता हो गया। क्या हो गया? करेक्ट आंसर इसका ए हो गया, आचरण की सभ्यता। ठीक है, और 82 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आचरण सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। इस वाक्य में प्रखर शब्द है। देखिए इसमें इसी से जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न बना लिए गए हैं। तो प्रखर शब्द है ना। 82 नंबर प्रश्न संख्या जो है 82 का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा 3, विशेषण है। प्रखर शब्द क्या है? विशेषण है। प्रखर शब्द क्या है? विशेषण है।
और जैसे विशेषण एक क्या है, विकारी शब्द है। विशेषण विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है ना, विशेषण के द्वारा ही। जैसे राधा सुंदर लड़की है, तो राधा सुंदर लड़की, यहाँ सुंदर क्या है, राधा की विशेषता बताई जा रही है। सुंदर क्या है, जैसे राधा सुंदर लड़की है, तो राधा की जो है विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। ठीक है, सुंदर है। तो यहाँ सुंदर क्या है, जो है विशेषण है। तो आगे देखेंगे 82 का क्या हो जाएगा हमारा, प्रखर क्या हो जाएगा, तीसरा विशेषण है। और 83 नंबर का जो प्रश्न है हमारा 83, इसका जो प्रश्न है निघंटु शब्द का अर्थ पूछा गया है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 83 नंबर का जो प्रश्न है, बहुभाषा कोश, 2 है पर्यायवाची कोश, 3 है द्विभाषा, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा निघंटु शब्द का पर्याय हो जाएगा 83 का जो है हो जाएगा पर्यायवाची कोश। क्या हो जाएगा, पर्यायवाची कोश है ये। ठीक है। और जैसा नाम संग्रह, इसका जो अर्थ होता है ये होता है नाम संग्रह। निघंटु का शब्द का जो अर्थ है वो नाम संग्रह होता है। क्या होता है, नाम संग्रह होता है। या शब्दकोश भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जो है भाषा अथवा अप्रचलित शब्दों के अर्थ और विवेचन से संबंधित कोश, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये पर्यायवाची है। ठीक है, क्या है, पर्यायवाची कोश है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किसके बनने में अनंत काल लगा है, ये पैसेज से है। तो किसके बनने में अनंत काल लगा है, ऑप्शन ए है सूर्य, बी है हिमालय, 1 है सूर्य, 2 है हिमालय, 3 है आचरण, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके बनने में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हम देख भी लेते हैं। अभी हम लोग पैसेज में पढ़े थे, चाहे तो फिर से देख लेते हैं कि आचरण के बनने में, बात जो आचरण की ही आई थी, है ना, पैसेज में, कि आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है, और हिमालय जो है अनंत काल लगा है। जादूगर, इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, नील पिंगल संध्या सब बन गई, लेकिन जो है आचरण के सुंदर रूप से पूर्ण दर्शन नहीं हुए, है ना। आगे देखते हैं इसका। हाँ, हम सभी देख रहे थे 84 नंबर का प्रश्न। तो 84 नंबर का जो प्रश्न था हमारा, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आचरण। क्या है, आचरण। करेक्ट आंसर क्या है, आचरण है। 85 नंबर का प्रश्न देखेंगे। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। इस वाक्य में नम्रता शब्द है। देखिए यहाँ से पैसेज से जो है पूछ लिया गया है, ग्रामर से संबंधित प्रश्न बना दिया गया है इसी में, कि नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। इस वाक्य में नम्रता शब्द है। ऑप्शन 1 है संज्ञा, बी है अव्यय, 3 है क्रिया विशेषण, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 85 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये है 85 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है नम्रता। 85 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर जो है नम्रता। अव्यय क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण। नम्रता भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक है, लेकिन भाववाचक यहाँ नहीं दिया गया, केवल संज्ञा दिया गया है ना। नम्रता भाववाचक है, लेकिन भाववाचक ना लिख करके केवल संज्ञा है, तो संज्ञा हम लगाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जैसे नम्र शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा है, जैसे नम्र है, नम्र में कौन सा है, नम्र प्लस ता प्रत्यय इसमें जुड़ गया है ना, तो नम्रता शब्द बन गया है। जिन शब्दों से किसी पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जिस शब्दों से किसी पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो अच्छाई, क्या होगा, अच्छाई हो गया, है ना। और सफलता हो गया, क्या हो गया, सफलता हो गया। मिठास हो गया, अपनत्व और मित्रता। पूछ लिया जाए कि मिठास में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। अपनत्व में, मित्रता में, अच्छाई में, सफलता में, इन सब में क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। नम्रता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ भाव नहीं है तो संज्ञा है, तो हम संज्ञा पे लगाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 है उड प्लस डयन, 2 है उत प्लस डयन, और 3 है उत प्लस अयन, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 86 नंबर का है ये हो जाएगा उत प्लस डयन। क्या हो जाएगा, उत प्लस डयन। तो ये उत में हलंत लग जाएगा, उत
उत प्लस डयन, ठीक है। इसमें जो है ता में हलंत लग जाएगा। ये करेक्ट, ये जो है हमारा दो, राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे। ये जो है उड्डयन, यहाँ जो है व्यंजन संधि है। कौन सा है? व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। व्यंजन संधि में यदि ता प्लस टा आए तो ता का टा ता, ड़ा आए तो ता का डा हो जाता है ना, मतलब हलंत लगेगा। आगे जैसे तट टीका है, एक बता दें आपको, जैसे तट टीका है, तट टीका है तो क्या हो जाएगा? तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। इसी प्रकार से उड्डयन है तो उड प्लस डयन हो जाएगा। यहाँ ता का क्या हो गया है? डा हो गया है। ता का क्या हो गया है? ता का डा हो गया है, ठीक है, हलंत लगेगा। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर का स्वर से मेल होने पे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल भी कहते हैं। अगर संस्कृत में पूछा जाए तो व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। जानकारी के लिए है, हल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ महेश्वर सूत्र में आए हुए हा से लेकर के ला के बीच के वर्णों से संबंधित है, इसीलिए इसे हल कहते हैं। ये जानकारी के लिए है, और वैसे भी ये जो है संस्कृत से यहाँ प्रश्न नहीं बनने वाला है। आगे देखेंगे 87 नंबर का प्रश्न हम सभी देखेंगे। 85 हो गया, 86 हो गया, 87 नंबर का प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न क्या बना था? यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? देखिए संधि से संबंधित परिभाषा से है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, एक पहला क्या हो गया? स्वर संधि हो गया, दूसरा क्या हो गया? व्यंजन संधि हो गया, और तीसरा क्या हो गया? विसर्ग संधि हो गया। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। मुख्य रूप से संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ठीक है, और जिनमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के कितने हैं? 5 भेद हैं। तो अब पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा हो तो इसमें कौन सी संधि होगी? देखते हैं। ऑप्शन 1 है गुण स्वर संधि, बी है ऑप्शन 1 है यण स्वर संधि, 2 है गुण स्वर संधि, 3 है वृद्धि स्वर संधि, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रश्न है हमारा 87 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यण संधि। क्या हो जाएगा? या वा रा किस में होता है? यण संधि में होता है। क्या होता है? यण संधि में होता है। उ के आगे किसी भी जातीय स्वर के आने पर उ का क्या हो जाता है? वा हो जाता है ना। और री के आगे किसी भी जातीय स्वर के आने पर री का क्या होता है? रा होता है। हलंत समय लगेगा, रा होता है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। ये किसका है? यण संधि का है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, स्वर संधि के भेद है तो यण स्वर संधि, ठीक है। आगे देखेंगे 88 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से भरपेट अव्ययी भाव समास है, रसोई घर तत्पुरुष समास है, चाल चलन अव्ययी भाव समास। चाल चलन ये अव्ययी भाव समास नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, जो अशुद्ध है। 89 नंबर का जो प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? प्रथम पद संख्यावाचक, तो संख्यावाचक क्या होता है? द्विगु होता है। द्विगु समास हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ऑप्शन 1 है द्वंद्व समास, 2 है द्विगु समास, 3 है बहुब्रीहि समास और 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वंद्व में क्या होते हैं? माता पिता, माता पिता मतलब दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। माता और पिता, है ना, पाप और पुण्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। और बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि प्रथम पद द्वितीय पद दोनों पद प्रधान जिसमें नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। और जैसे दशानन है ना, यानी कि रावण को संबोधित होता है। इसी तरह से देखेंगे द्विगु समाज क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होता है 89 का जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, वो क्या हो गया? जो है द्विगु हो गया। द्विगु संख्यावाची, द्विगु क्या होता है? संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 हो गया। आगे देखेंगे 90 नंबर का जो प्रश्न है हमारा देखेंगे। और अगर इसमें संख्यावाची में अगर इसमें इसका और उदाहरण अगर देखना चाहे द्विगु समास का, दो पहरों का समाहार, शताब्दी 100 सालों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, ठीक है।
और सप्ताह 7 दिनों का समूह, ये सभी क्या है द्विगु समास के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम सभी 90 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी देखना है। ऑप्शन ए है उज्ज्वल, 2 है श्रृंगार, और 3 है श्रृंखला, और 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 90 नंबर का प्रश्न है हमारा, 90 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। तो हमारा शुद्ध क्या है, श्रृंखला ही हमारा शुद्ध है। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा, एक सेकंड, उज्ज्वल, उज्ज्वल इस तरह से हो जाएगा, है ना। और जो श्रृंगार है, श्रृंगार जो है इस तरह से लिखा जाएगा, है ना, श्रृंगार, है ना, ठीक है। और श्रृंखला तो हमारा सही लिखा गया है, हमारा करेक्ट आंसर श्रृंखला हो जाएगा। जो है श्रृंगार, श्रृंगार है ना, श्रृंगार रस, रस में अगर हम देखें श्रृंगार, तो श्रृंगार रसों का राजा होता है ना, श्रृंगार रस, है ना, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसे विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। और आगे हम बढ़ते हैं। 91 नंबर का जो प्रश्न है हम देखते हैं कि किस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी है 2 है बहुब्रीहि समास, 3 है कर्मधारय समास, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न देखते हैं, मिलाकर के दोनों शब्द मिलाकर के एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। अभी बताया गया जिस समास में कोई शब्द प्रधान नहीं होता है, तो वो कौन सा है, कोई तीसरा प्रधान होता है, तो वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। करेक्ट आंसर हमारा 91 का करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। 91 का करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम सभी। बाकी द्वंद्व में जान ही रहे हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और कर्मधारय में विशेषण और विशेष से संबंधित होता है। जैसे यह जो है कर्मधारय, इसके बाद हम सभी देखेंगे जो है 92 प्रश्न को देखेंगे। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है। देखिए अनुभाव, ये रस से संबंधित प्रश्न यहाँ बना है। रस है ना, रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या 9 है। रसों की संख्या कितनी है, 9 है। भरतमुनि ने किसने रस माने हैं, रसों की संख्या, भरतमुनि ने 8 मानी है। भरतमुनि ने कितनी मानी है, 8 मानी है। तो इसमें देखते हैं स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है, अनुभाव से प्रश्न बना है। तो स्वरभंग जो है ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं हम सभी। ऑप्शन 1 है सात्विक, बी है वाचिक, 3 है आहार्य, और 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सात्विक अनुभाव। स्वरभंग हमारा कैसा अनुभाव है, सात्विक अनुभाव है, अर्थात सत्य के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं हैं, है ना। स्वरभंग इनका निर्वहन स्वतः ही बिना यत्न के आश्रय द्वारा होता है। अतः इस वर्ग में आने वाली आश्रय की सभी चेष्टाएं अयत्नज, है ना, अयत्नज कहलाती हैं। सात्विक अनुभाव कितने माने गए हैं, 8 माने गए हैं। इन्हें देख लेते हैं हम सभी। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है, 8। कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। वे 8 कौन कौन से हैं हम सभी देख लेते हैं। सात्विक अनुभाव में 8 माने गए हैं। जैसे स्तंभ हो गया, क्या हो गया, स्तंभ हो गया, और क्या हो गया, स्वेद हो गया, स्वेद हो गया, रोमांच हो गया, रोमांच हो गया, है ना, रोमांच हो गया, स्वरभंग हो गया, स्वरभंग हो गया, स्वरभंग हो गया। अब देखिए ये स्वरभंग ही आया था, है ना, 8 है, स्वरभंग आया था। और बेपथु, बेपथु, वैवर्ण, है ना, अश्रु और प्रलय, तो स्वरभंग आ गया। तो स्वरभंग हमारा क्या है, सात्विक है ना। सात्विक भाव की संख्या कितनी है, ये जो है सात्विक अनुभाव कितने हैं, सात्विक अनुभाव कितने हैं। अगर प्रश्न इस तरह से बनता है तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है, 8 है, ठीक है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। 93 नंबर पे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रारब्ध का विलोम शब्द है। ऑप्शन 1 है निरब्ध, बी है अप्रारब्ध, 2 है अप्रारब्ध, 3 है अनारब्ध, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 93 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो प्रारब्ध का विलोम, विलोम का मतलब होता है अपोजिट शब्द, ठीक उसका विपरीत, है ना, अनारब्ध होगा। करेक्ट आंसर हमारा 3 होगा। प्रारब्ध का उचित विलोम शब्द क्या होगा, अनारब्ध होगा। क्या होगा, अनारब्ध होगा। अब 94 नंबर का जो प्रश्न है हमारा देखते हैं। 94 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर से का प्रश्न हम सभी देखते हैं। हमारा है किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ गया। अब इनसे भी प्रश्न बने हैं। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द नहीं है पूछा गया है। जो बहुत बोलता है उसके लिए मितभाषी
नहीं होगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? वाचाल बनेगा। क्या बनेगा मित्रों? वाचाल बनेगा। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे बाज, ये भी सही है। क्रम के अनुसार यथाक्रम हो गया, है ना। यथाक्रम में अगर पूछा जाए तो कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है ना। क्रम के अनुसार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है जो एक सही नहीं है। इसमें प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? तो क्या है? जो बहुत बोलता हो, यही सही नहीं है। मितभाषी नहीं होगा, बल्कि जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? वाचाल। क्या प्रयोग किया जाता है? वाचाल। 94 नंबर का प्रश्न है हमारा, वाचाल। ठीक है। और जो कम बोलता है उसके लिए अगर प्रयोग किया जाए तो वो मितभाषी। मितभाषी, मित मतलब कम, कम भाषी मतलब बोलने वाला, कम बोलने वाला। ठीक है। तो 95 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डैश को देख करके किया जाता है। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन 1 है चरित्र, बी है स्वभाव, 2 है स्वभाव, 3 है आचरण, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसमें देखा जाए तो किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देख करके किया जाता है। क्या देख करके? आचरण को देख करके। तो डैश, खाली डैश में आचरण। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा प्रश्न है हमारा? हमारा प्रश्न जो है, हमारा प्रश्न है 95। 95 प्रश्न का क्या है? आंसर हमारा 3 है। ठीक है। हमारा क्या है? 3 है। अब 96 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 96, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? देखिए कौन सा गलत सुमेलित है, हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना, है ना। नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, नज़र करना, भेंट करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 96 नंबर का प्रश्न है, नज़र पर चढ़ना मुहावरा का अर्थ है आँख बचाना नहीं, बल्कि क्या होगा? पसंद आना। नज़र पर चढ़ना यानी कि पसंद आना। ये चीज़ मेरी नज़र पे चढ़ गई, यानी कि ये चीज़ मुझे पसंद आ गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि गलत सुमेलित पूछा गया है और यही ऑप्शन गलत सुमेलित है। बाकी और सभी जो है 9 2 11 होना, भाग जाना, नज़र करना मतलब भेंट करना, ये सभी सही हैं। करेक्ट आंसर हमारा 2 ही गलत है। ठीक है। यानी कि नज़र पर चढ़ना पसंद आना होता है और यहाँ है आँख बचाना, जबकि ये गलत है। 97 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। जो हमारा 97 नंबर का प्रश्न है, 97 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखेंगे। ये है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद किस विकल्प में है? मात्रिक छंद, जहाँ पर मात्राओं की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ऑप्शन 1 है इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, 2 है कवित्त, भुजंग, प्रयात, शालिनी, और 3 है मालिनी, वंशस्थ, उल्लाला। उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा है, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोहा, चौपाई और सोरठा। ये सभी क्या है? मात्रिक छंद है। 97 नंबर का 97 प्रश्न संख्या 97 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। दोहा, चौपाई, सोरठा। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। इसमें चौपाई, डोला, दोहा, सोरठा आदि प्रमुख छंद आते हैं। और वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में मुख्यतः अंतर यह है कि वर्णिक छंदों में जो है वर्णों की गणना की जाती है तथा वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्माण किया जाता है, जबकि मात्रिक छंद में जो है मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है। अब 98 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, हम इन सभी इस पे चलते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, इसमें किस छंद का उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 है सोरठा, 2 है चौपाई, 3 है दोहा, उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन है हमारा, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखना है, पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया है कि जो 98 नंबर का प्रश्न है इसका है ये दोहा है। क्या है? दोहा है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, दोहा है। आगे देखेंगे। और जो ये दोहा है, और आगे देखेंगे इसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रथम तथा तृतीय में, प्रथम और तृतीय में, द्वितीय और चतुर्थ में, कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। द्वितीय तथा चतुर्थ में, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में। ठीक है। और यह 2 पंक्तियों का होता है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आगे देखेंगे हम 99 प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न को आगे देखते हैं। 99 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस लक्षणा को सहजत स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं? ऑप्शन 1 है लक्षणा, 2 है उपादान लक्षणा, 3 है विपरीत लक्षणा, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 99 का प्रश्न है ये है उपादान लक्षण
उपादान लक्षणा है। उपादान लक्षणा को अज हसत्वार्थ लक्षणा कहते हैं, स्वार्थ लक्षणा कहते हैं। ठीक है, अजहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं। आगे देखेंगे 100 नंबर का जो प्रश्न है, 100 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, वह निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन 1 है भामा मम्मट दंडी आनंदवर्धन, 2 है आनंदवर्धन भामा मम्मट दंडी, 3 है भामा दंडी आनंदवर्धन मम्मट, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 100 नंबर का प्रश्न है मित्रों, ये 100 नंबर का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा जो है भामा दंडी आनंदवर्धन और मम्मट। 100 नंबर का जो है हो जाएगा जो है आंसर, तीसरा आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भामा है, दंडी है, आनंदवर्धन है, फिर मम्मट है। 101 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके अनुसार सुमेलित कीजिए। तो देखिए ऑप्शन है भट्ट लोलट, बी है शंकुक, सी है भट्टनायक, डी है अभिनव गुप्त। तो इसमें देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है ना। तो इसमें हम सभी देखते हैं जो इसका देखते हैं हम सभी कि जो है अनुमितिवाद के मत के प्रतिष्ठापक क्या है, शंकुक है। अनुमितिवाद कौन है, शंकुक है। हम सभी मिलान कर लेते हैं। अनुमितिवाद कौन है, शंकुक है। शंकुक कहाँ है, शंकुक ये है अनुमितिवाद, है ना। और भट्ट लोलट का क्या होता है, उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, यानी कि एक का सबसे पहले देखेंगे 4, एक का क्या देखेंगे 4। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसे 1 में कर लेते हैं, जिससे हम सभी को समस्या ना हो, है ना, हम सभी को समझने में समस्या ना हो। जैसे एक का जो है भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, एक का सबसे पहले हम 4 देख लेते हैं। शंकुक का अनुमितिवाद है, तो 4 के बाद हम सभी 3 देखते हैं। भट्ट नायक क्या करता है, भोग करता है, भुक्तिवाद है। भट्ट नायक का क्या हो गया, भुक्तिवाद, यानी कि 2 हो गया। भट्ट नायक भुक्तिवाद हो गया। अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद, यानी कि 1 हो गया। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद 1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा गलत हो जाएगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका अगर करेक्ट आंसर हम देखना चाहें तो इसका ऑप्शन 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो क्रम से लगाया वो क्रम किसी में था नहीं, हम लोगों ने जो किया वो सही था। 102 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102 है। सूची 1 को और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान या सुमेलित कीजिए। संकल्प, तद्भव तत्सम शब्दों को देखना है, कौन सा शब्द तद्भव, इसे भी बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसका जो प्रश्न है ये बड़ा है। आगे देखते हैं संकल्प कैसा शब्द है। संकल्प कैसा शब्द है, हमारा जो प्रश्न है ये प्रश्न 102 है। 102 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो जैसे संकल्प जो है तत्सम शब्द है। संकल्प कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संकल्प तत्सम है। और अगर सूरज देखा जाए, संकल्प तत्सम शब्द है, और अगर सूरज को देखा जाए तो सूरज जो है तद्भव शब्द है। सूरज क्या है, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कहाँ पे है, सूरज जो है तद्भव क्या है, 1 है। सूरज हमारा इसके बाद फिर 1 लिख देते हैं। और अगला है काका तो देशज शब्द है, सभी परिचित होंगे, इसका 4 हो गया। अब 4 लिख देते हैं। काका देशज शब्द है। और मोटर जो है क्या है, विदेशी है। मोटर शब्द क्या है, विदेशी है, तो 4 हो गया। मोटर शब्द क्या हो गया, विदेशी हो गया। ठीक है, और काका जो है देशज शब्द है। फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, मैंने गलत कर दिया था। संकल्प जो है कैसा है, तत्सम शब्द है। तो 1 का 3, सबसे पहले हम 3 देखेंगे, है ना, सबसे पहले हम 3 देखेंगे। और सूरज कैसा शब्द है, तो सूरज जो है तद्भव शब्द है, तो 1 देख लेंगे। इसके बाद 1 के बाद देखेंगे, 3 हो गया, 1 हो गया। अब काका जो है देशज शब्द है, तो 2 देखेंगे, यहीं गलत कर दिए थे हम लोग। और काका देशज हो गया। मोटर जो है विदेशी हो गया। मोटर क्या हो गया, विदेशी हो गया। और जो रेलगाड़ी है ये क्या है, संकर शब्द है, तो हमारा 5 हो गया। ठीक है, 3 1 2 4 5
3, 1, 2, 4, 5, ये करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या बना? 3 बना। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी 103 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो जो नहीं है हमारा उसे हम देखते हैं जो नहीं है। तो नहीं कौन सा है? जरठ और जठर। जरठ, जरठ जवान पेट, तरंग तुरंग, लहर घोड़ा। तरंग माने लहर, तुरंग माने घोड़ा। ज्वर ज्वार, ज्वर माने बुखार, ज्वार माने उफान। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, वो 2 ऑप्शन तो सभी परिचित हैं। तो ये जरठ जो है, जरठ और जठर, जठर का मतलब पेट तो होता है, लेकिन जरठ जो है यह गलत है। इसका जो अर्थ लिया गया है उसमें ये गलत है। 103 नंबर का जो करेक्ट आंसर हमारा होगा, जैसे जरठ है तो जरठ का मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा होगा। क्या होगा? बुढ़ापा होगा। और यहाँ ऑप्शन में गलत दिया गया है जवान, जबकि जवान नहीं है, इसका विपरीत है, बुढ़ापा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। बाकी तरंग तुरंग, लहर और घोड़ा, ज्वर ज्वार, बुखार और उफान, ये सभी सही हैं। तो 104 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। ज़्यादा प्रश्न हमारे नहीं हैं, अब घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोग 80 प्रश्न को लेकर के चले थे और लगभग हम लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो भी बचे हैं इन्हें हम सभी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, नहीं तो अब तक ये एक प्रश्न हो गए होते। और निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का कौन सा शब्द युग्म सही है? अनेकार्थी है ना, द्विज ब्राह्मण पृथ्वी, सुरभि स्वर्ण सुगंध, अंक संख्या आनंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 4 नंबर का है ये जो सही है, कौन सा युग्म सही है? तो ये करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सुरभि का अनेकार्थी शब्द सुगंध, गौ, बसंत, ऋतु आदि, ये सभी सुरभि के अनेकार्थी शब्द हैं। सुरभि के अनेकार्थी शब्द हैं सुरभि स्वर्ण और सुगंध। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो 105 नंबर का प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा इनमें लगे प्रत्यय का कौन सा युग्म गलत है? अब इसमें जो लगे हुए हैं इनमें गलत पूछा गया है, कौन सा गलत है? ऑप्शन 1 है सुंदरता, सुंदर प्लस ता, है ना। कठिनाई, दूसरा है कठिनाई, कठिन प्लस आई। तीसरा है बचपन, बच प्लस पन, है ना। तो कठिनाई, आई और ता प्रत्यय, ये दोनों तो सही हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन बचपन जो है ये हमारा क्या है? गलत है। जो बचपन है ये क्या हो गया? ये गलत है। बचपन, बचपन प्लस बच प्लस पन, ऐसा नहीं है। तो क्या है? 105 का जो है, 105 में जैसे बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगा करके बचपन बनता है। बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगा करके क्या बना है? बचपन बना है। क्या हम लोगों ने सीखा? बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगा करके बचपन बना हुआ है। तो इस प्रकार से 105 नंबर का प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। तो 105 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि जो गलत है उसी को पूछा गया है। 106 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 106 नंबर का जो प्रश्न है हमारा देखते हैं। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है? ऑप्शन 1 है लक्षणा, बी है 2 है अभिधा, 3 है व्यंजना, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 106 नंबर का प्रश्न है, 106 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 106 नंबर के प्रश्न में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अभिधा। अभिधा, पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है? तो अभिधा, जिसमें सीधी सीधी बातें कही जाती हैं, है ना। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति का पहला प्रकार है जो शब्दों के शब्दकोशीय अर्थ का बोध कराती है। इसमें किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे सिर पर चढ़ना का अर्थ है किसी चीज को किसी स्थान से उठा करके सिर पर रखना होगा। ठीक है, और ये अभिधा बिल्कुल सीधा सीधा जो बात समझ में आ जाए। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ शब्द शक्ति में, तो अभिधा शब्द शक्ति में। आगे देखेंगे 107 नंबर का जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है? मतलब ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 344, 2 है अनुच्छेद 347, 3 है अनुच्छेद 350, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है ये भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है? तो 107 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 107, इसका जो है हो जाएगा 350। क्या होगा? 350। कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ एवं राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन कर सकता है। अनुच्छेद हमारा 350, हमारा 350। ठीक है, आगे देखते हैं। शोभत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनी गात, मनहु नील मणि शयन पर आतप पर्यो प्रभात, है ना। जन जानो मनु मानो,
है ना। ये सब जहाँ आ जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 108 नंबर का जो प्रश्न है ये हम सभी देखते हैं। तो ऑप्शन हम सभी बिना देखे ही लगा लिए, है ना, लेकिन पढ़ना जरूरी है। उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार दूसरा तीसरा है यमक अलंकार, है ना। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोहत ओढ़े पीठ पर जन जानो मनु मानो जहाँ आ जाए वहाँ पर हम क्या जानेंगे, मनहु नील मणि शयन पर आता पढ़े उपरा उत्प्रेक्षा अलंकार का की जो है पहचान है, उत्प्रेक्षा अलंकार का है। ठीक है, आगे देखेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर इसका पहचान जाने तो जनु मनु, है ना, जनु मनु इव, जनु हो गया, मनु हो गया, इव मानो और मनो मनहु आदि शब्द अगर किसी अलंकार में आते हैं तो वहाँ हम जान जाएंगे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और आगे देखेंगे जो है 109 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये तो 108 नंबर का प्रश्न हो गया। 109 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। देखिए वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आ गया, वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है ये। ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ पा फा बाभा मा, पा और फा, टा रिटूट साराम मूर्धा, है ना। आगे देखेंगे जो 109 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ओष्ठ ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो दोनों ओठों के मिलने पर उच्चरित होती हैं, जैसे पा फा बा भा मा, है ना। अगर हम बोलते हैं तो दोनों ओठ ऊपर नीचे जो दोनों ओठ बने हैं हमारे, ये दोनों आपस में मिलते हैं, पा फा बा भा मा। चाहे तो आप कह के प्रैक्टिस के माध्यम से देख सकते हैं, मतलब करके देख सकते हैं। फा एक दंतोष्ठ ध्वनि है, फा क्या है, फा ये क्या है, दंतोष्ठ है। टा वर्ग में जैसे टा ठा डा ढा रा सभी मूर्धन्य हैं, रिटूटसा राम मूर्धा, है ना। तो मूर्धन्य है, टा वर्ग ये क्या है, मूर्धन्य है। और यही नहीं पूछा गया है ना, जो नहीं है तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 110 नंबर का जो प्रश्न है हमारा। 110 नंबर का हमारा आखिरी प्रश्न है। 80 प्रश्नों में हम सभी जो है आखिरी प्रश्न हम सभी कर रहे हैं। 110, जिस संज्ञा में किसी भाव दशा धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिस संज्ञा में किसी भाव दशा धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है द्रव्यवाचक संज्ञा, 2 है भाववाचक संज्ञा, 3 है जातिवाचक संज्ञा, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से जो है 110 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक। जब किसी दशा का, भाव का या धर्म गुण का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष भाव या दशा धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, प्रश्न बनता है यहाँ पे, तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। मिठास जैसे बचपन, बच्चा प्लस पन, है ना, पन प्रत्यय लगा है। और मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा में आती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया, हम लोगों ने 80 प्रश्नों को किया। कितने प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया, 80 प्रश्नों को किया। और इनसे संबंधित जो प्रश्न भी बनते थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने, जो देखने लायक थे, जो उपयोगी थे, उनको हम लोगों ने देखा। तो और जो भाषा से संबंधित क्लास पहले भी हो चुकी थी, है ना, पिछली क्लास में। और जो 80 नंबर जो सब्जेक्ट से हमारा संबंधित था, जो 80 नंबर से संबंधित था, उसे हम लोगों ने इस क्लास में देख लिया। अब जो है ये जो है 9/12/2023, 9 और 12/2023 में जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज की क्लास यहीं तक होती है। और इसके बाद जो है आप जो है बने रहिए इस क्लास के माध्यम से। प्रैक्टिस सेट जो है इसके बाद जो पेपर हुए थे उनकी भी प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, उन्हें भी सॉल्व कराया जाएगा। जो भाषा से संबंधित 22 प्रश्न बनते हैं, है ना, 30 प्रश्न है, 8 प्रश्न बन जाते हैं अंग्रेजी के जो क्वालिफाइंग होता है, और जो 22 प्रश्न बचते हैं वो 22 प्रश्न हिंदी के बनते हैं। तो उन 22 प्रश्नों को, जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो जिनका सब्जेक्ट है हिंदी से संबंधित है, वो उनके लिए भी आगे और प्रैक्टिस सेट आएगी।
तब तक जो है आज की क्लास यहीं तक है। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो और तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट का बेसब्री से मुझे इंतज़ार रहता है। उससे हमें बहुत जो है आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, और मैं क्लास बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। तो इसलिए आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नए जो है क्लास के साथ, एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए हल प्रश्न पत्र के साथ हम सभी मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।